हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल के ऊपर। तो आज एक सवाल पे हम डिस्कस करेंगे, रस्टेड स्टील हम लोग साइट पर क्यों यूज़ करते हैं। तो अगर आप इस फोटो में देख सकते हो, यहाँ पर अगर ये फोटो मैंने एक नॉर्मल इंसान को अगर दिखा देता हूँ तो उसके माइंड में तो यही सवाल आएगा कि अगर जंग लग जा रही किसी चीज़ को, मतलब वो ख़राब हो रही है, तो अगर वो ख़राब हो रहा है तो हम लोग उसको बिल्डिंग में क्यों यूज़ कर रहे हैं जो सालों साल चलने वाली है। तो ये काफ़ी सच है। जितने भी मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट आपने देखे रहेंगे, इंफ्रा प्रोजेक्ट को छोड़कर वर्ल्ड वाइड अगर आप देखोगे ना, तो नॉर्मल स्टील ही यूज़ किया जाता है। उसमें कोई एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन नहीं देते हम लोग रस्टिंग के लिए। तो अगर बात आती है बिल्डिंग की ड्यूरेबिलिटी की, स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी की और इंटीग्रिटी की, तो वहाँ पर हमें तो यही करना है कि अच्छा से अच्छा स्टील वहाँ पर यूज़ करें। तो फिर भी हम लोग ये वाला ऑप्शन क्यों चूज़ करते हैं जहाँ पर हम कोई प्रोटेक्शन नहीं देते रस्टिंग के अगेंस्ट में स्टील को। तो इसी वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे कि क्या इसका अलाउेबल लिमिट है और क्या इतना रस्ट हो जाता है तो उसको यूज़ करना सही होगा या नहीं होगा, और क्या क्या हमें प्रिकॉशन लेने होते हैं अगर हमारे स्टील पर रस्ट लग जाती है, मतलब उसको निकालना कैसा है, क्या उसके टॉलरेंस लिमिट्स है। और दोस्तों, आपने देखा रहेगा कोविड-19 के लॉकडाउन के बाद में सारे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स जो है बंद पड़ गए थे। तो उसमें क्या हो रहा है कि जो काम आधे पे रुक गया था वो वैसा के वैसे स्टॉप है अभी भी, और वहाँ पर क्या हो रहा है कि रीइंफोर्समेंट अभी भी एक्सपोज्ड है, तो वहाँ पे कंटिन्यूसली रस्टिंग जो है होती जा रही है स्टील की। तो अभी जब आप स्टार्ट करोगे काम को तो आपको वहाँ पे कैसा करना है, क्या क्या प्रिकॉशन लेने हैं, ये सारा कुछ भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ज़्यादा टाइम वेस्टिंग करेंगे, चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, अभी सबसे पहले बात करते हैं रस्टिंग के बारे में। ये रस्टिंग होता क्यों है। अभी देखो, जिस किसी मेटल के अंदर आयरन प्रेजेंट होगा ना, वहाँ पर रस्टिंग होगी, क्योंकि रस्टिंग जो होती है वो ऑक्सीडेशन होता है आयरन का, उसको बोलते हैं रस्टिंग। तो रस्टिंग होने के लिए आपके पास चाहिए आयरन, आपके पास चाहिए ऑक्सीजन और वाटर चाहिए। तो ये तीनों चीज़ें ना स्टील के लिए मिल जाती है। मतलब स्टील तो बनता है आयरन से ही, और अगर आप उसको एक्सपोज रख रहे हो एटमॉस्फेयर के अंदर तो उसको ऑक्सीजन भी मिल जाता है, पानी भी मिल जाता है। जब आप क्यूरिंग वगैरह करते हो तभी उसे थोड़ा बहुत पानी की कांटेक्ट में आ जाता है। और प्लस कोस्टल अगर एरिया में रहते हो तो वहाँ पे भी क्या होता है, एटमॉस्फेयर में थोड़ा बहुत मॉइस्चर रहता है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि स्टील को रस्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन हम बात करते हैं कि रस्टिंग सही है या गलत है। तो अगर मैं बात करूँ रस्टिंग की, तो अपने अगर नया मैन्युफैक्चर स्टील अगर देखा रहेगा तो वो कुछ इस तरह दिखता है, और थोड़े दिन बाद रस्ट होने के वो कुछ इस तरह दिखता है। और आप इस टाइप के स्टील को हाथ में अगर पकड़ के देखोगे ना, थोड़ा आपको रफ फील होगा। और अभी अगर मैं बात करूँ बॉन्डिंग की कंक्रीट और स्टील के बीच में, तो अगर मैं जंग लगा हुआ थोड़ा स्टील यूज़ करता हूँ ना, तो बॉन्डिंग एक्चुअली थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि अगर आप इसको फील भी करोगे ना हाथ में, आपको थोड़ा रफ लगेगा कंपैरिजन टू दिस, और आपको थोड़ा चुभेगा भी। तो ये क्या करता है, एक्चुअली थोड़ी बहुत रस्टिंग होगी ना, वो बॉन्डिंग को इंक्रीज करती है। लेकिन आपको ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पर, जब आप ये HOSD बार यूज़ करते हो उस पर रिबिंग होती है, तो रस्टिंग इतनी नहीं होना चाहिए कि वो रिबिंग जो है उन दोनों के बीच में वो गैप को पूरा फिल कर दे। तो इसमें क्या हो जाएगा, वो अगेन वो प्लेन बन जाएगा पूरा बार, और वहाँ पर क्या होगा, आपकी जो बॉन्डिंग होगी कंक्रीट और स्टील के बीच में वो उल्टा कम हो जाएगी यहाँ पर। और तो और दोस्तों, अगर इनिशियली जब रस्ट होता है स्टील, तो क्या हो जाएगा, वो ऑक्साइड का जब लेयर फॉर्म हो जाता है ऊपर, तो वो फर्दर रस्टिंग को स्लो डाउन कर देता है। मतलब क्या हो जाएगा, एक बार वो रस्टिंग का लेयर आ गया ना, रस्ट का लेयर, तो फर्दर जो रस्टिंग हो जाएगी थोड़ी स्लो होने लग जाती है, क्योंकि उतना इम्पैक्ट नहीं होता एटमॉस्फेयर का उसके ऊपर। तो यहाँ पर क्या थोड़ा बहुत, अगर मैं मानता हूँ थोड़ी बहुत रस्टिंग होती है स्टील के ऊपर, तो वो दैट इज़ एक्चुअली गुड फॉर योर स्टील। तो अभी हम डायरेक्टली बात करते हैं कि आपको क्या क्या प्रिकॉशन लेना है जब भी आपके पास ऐसे सिचुएशन आ जाता है कि यहाँ पे पूरा स्टील रस्ट हो चुका है। तो अभी आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है और कैसे आइडेंटिफाई करना है कि हाँ ठीक है, अभी ये प्रॉब्लमेटिक हो चुका है। तो सिंपली आप क्या करो, रस्टिंग देखो, रस्टिंग जब भी होती है ना, उसका पहला साइन होता है डिस्कलरेशन। जो आप ब्राउन कलर देखते हो वो होता है रस्टिंग का पहला साइन। तो जब भी आप जाओगे साइड पर, तो आप हाथ में सिर्फ पकड़ कर देखना स्टील को, और हाथ में आपके रंग लग जाता है ब्राउन कलर का, तो इट मीन्स कि अभी इनिशियल स्टेज है रस्टिंग का। तो दैट इज़ एक्चुअली गुड, एंड इतना कुछ हार्म नहीं पहुंचाएगा आपके स्ट्रक्चर को वो। बट अगर आप देख रहे हो कि स्टील के ऊपर धब्बे पड़ गए वाइट कलर के, या फिर स्केलिंग हो रही है, पपड़ी बनकर निकल रहा है, उसका मतलब ये हो रहा है कि रस्टिंग इतनी ज़्यादा हो चुकी है, प्लस कोरोजन भी स्टार्ट हो चुका है। कोरोजन के बारे में हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो ये टाइप का स्टील आपको बिल्कुल भी नहीं यूज़ करना चाहिए। इसका मतलब ये हो रहा है कि आपका जो सरफेस है ऊपर का टॉप लेयर है स्टील का, वो क्या हो रहा है, पपड़ी बनकर निकल रहा है। और क्या हो रहा है, इसमें डाया भी स्टील का कम हो जाता है। क्या होता है, जंग लगने लगती ना, तो ऊपर का लेयर जो है वेयर आउट होते जाता है, उससे डाया भी स्टील का कम हो जाता है। तो ये सब चीज़ का आपको ध्यान देना चाहिए। सबसे पहली बात, आप थोड़ा डिस्कलरेशन रहेगा हाथ में तो इट्स ओके। बस आपको यहाँ फोटो में लगा दूंगा, आप देख सकते हो कोरोजन का
साइंस क्या क्या है। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं क्या क्या करेक्टिव एक्शन लेना है आपको जब आप काम स्टार्ट कर रहे होगे। तो सबसे पहली चीज़ आपको ये करना है कि जब भी आप काम स्टार्ट करोगे ना, सपोज आपका स्लैब या कॉलम वगैरह रेडी है, ऊपर स्टील बांध कर रख दिया आपने, सबसे पहली चीज़ आपको ये करना होगी कि आपको वायर ब्रश लेके पूरा रस्ट जो ऊपर लगी होगी ना उसको साफ करके ले लेना है। सिंपल काम है, खाली वायर ब्रश से साफ करना, जो भी ऊपर का रस्टिंग होगी। मैं ज़्यादा तो टाइम हुआ नहीं रहेगा, 5 से 6 महीने ही हुआ रहेगा वर्क स्टॉप होके, तो इतनी रस्टिंग उसमें नहीं होती है इतने टाइम में। तो आप सिंपली वायर ब्रश लेके पूरा जंग को निकाल सकते हो। उसके बाद दूसरी चीज़ आप ये कर सकते हो कि अगर आपका स्टील यार्ड में अभी भी पड़ा हुआ है, आपने उसको कुछ प्रोटेक्शन नहीं दी है, तो आप उसको क्या कर सकते हो कि उसमें से एक सैंपल लेके उसका टेस्ट कर सकते हो, उसके ऊपर उसकी स्ट्रेंथ वगैरह कितनी आ रही है, टेंसाइल स्ट्रेंथ चेक कर सकते हो और वेट निकाल सकते हो पर मीटर उसका कितना है अभी भी, यही देखने के लिए कि डाया उसका कम नहीं होना चाहिए रस्टिंग की वजह से। क्योंकि क्या होता है अगर पूरा स्टील बंडल में पड़ा रहेगा ना, क्योंकि बारिश भी हो रही है, एटमॉस्फेयर भी इस तरह का बन चुका है, तो वहाँ पर क्या अगर रस्टिंग थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आप एक बार वहाँ पर वेट पर मीटर चेक कर लो उसको कितना आ रहा है, और डाया वगैरह चेक कर लो कितना है उसका, और प्लस एक बार उसका स्ट्रेंथ टेस्ट कर लो, मतलब रैंडमली एक सैंपल निकाल के कर सकते हो। उसके बाद तीसरा ऑप्शन ये आप यूज़ कर सकते हो केमिकल्स, डी रस्टिंग के लिए आता है। आपको सिंपली उसको अप्लाई करना होता है ब्रश से, पूरा रस जो भी रहेगा वो डिजोल्व होकर नीचे गिर जाता है। तो आपका जो एक्सपोज स्टील रहता है पहले एकदम नया नया रहता है, वैसा के वैसा बन जाता है। तो केमिकल मार्केट में अवेलेबल है, तो आप डायरेक्टली उसको यूज़ कर सकते हो। दोस्तों अभी हम बात करते हैं क्या क्या आपको प्रिवेंटिव मेजर लेना है कि इस ऐसे सिचुएशन वापस से ना आए। तो अगर आपको पता है कि काम स्टॉप होने वाला है या होल्ड पर जाने वाला है, तो आप क्या कर सकते हो, जो भी स्टील एक्सपोज्ड है अभी उसको क्या कर सकते हो, आप सीमेंट वॉश कर सकते हो। क्योंकि केमिकल बहुत महंगा आता है, तो एक सीमेंट वॉश एक चीप तरीका होता है। उसमें क्या करना है, 1:3 के रेशियो में आपको सीमेंट स्लरी बनाना है। सीमेंट 1 पार्ट, 3 पार्ट वाटर, और आपको सिंपली ब्रश से खाली अप्लाई कर देना स्टील के ऊपर। इससे क्या हो जाएगा, कोटिंग फॉर्म हो जाएगी, उससे क्या हो जाएगा, रस्टिंग नहीं होगी आपकी। लेकिन आपको ये सिर्फ देखना है कि जब भी आप काम रिस्टार्ट करोगे तो आपको जो सीमेंट स्लरी आपने लगाया था ऊपर उसको निकाल देना है आपका काम शुरू करने से पहले। फिर उसके बाद में आप दूसरी चीज़ क्या कर सकते हो, यार्ड में आपका जो स्टील होगा उसको प्रॉपरली स्टैक करो। स्टैंडर्ड के हिसाब से मैं बात करूँ तो 150 mm ऊपर रहना चाहिए स्टील ज़मीन से, और पानी के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए, और प्लस आपको ढाक देना उसको ऊपर प्लास्टिक वगैरह से। इससे क्या हो जाएगा, बारिश वगैरह भी होगी तो कोई चांस नहीं रहेगा कि पानी का कांटेक्ट हो पाए स्टील से। ठीक है, ये सब छोटे मोटे चीज़ें प्रिवेंटिव एक्शन आप ले सकते हो। अभी हम बात करते हैं सीरियस इशू कोरोजन के बारे में। अभी कोरोडेड स्टील रहेगा ना, ये आपको बिल्कुल भी नहीं यूज़ करना चाहिए। तो मैं जैसे स्टार्टिंग में आपको बताया रस्टिंग रहता है, एक्चुअली इट इज़ गुड फॉर योर कॉन्क्रीट, थोड़ा बॉन्डिंग का बढ़ा देता है। लेकिन अगर वो कोरोडेड रहेगा ना तो वो आपको बिल्कुल भी नहीं यूज़ करना चाहिए। तो ये एक हार्मफुल चीज़ है कोरोजन, वही कोरोजन हमको नहीं करना है। क्या है कि इस तरह का स्टील अगर आप यूज़ करोगे तो वो कॉन्क्रीट को भी हार्म पहुँचाता है। अभी क्यों होता है, ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रोसेस है। क्लोराइड आयन चाहिए इसके लिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और वाटर चाहिए। तो अभी ये तीनों चीज़ अगर कंक्रीट को स्टील को मिल जाएगी ना तो कोरोजन बहुत जल्दी बढ़ जाता है। इनिशियली वो आपको नहीं दिखेगा, लेकिन कुछ सालों बाद क्या हो जाता है, अगर वही इन्वायरमेंट में अगर स्टील कंटिन्यूसली रहता है ना तो कोरोड होने लग जाता है। तो आपको ये इंश्योर करना है कि क्लोराइड का कंटेंट जितना हो सके कंक्रीट के अंदर कम हो। और इसके लिए हमें क्या क्या प्रिकॉशन लेना है, जैसे कि सबसे पहले लाइन ऑफ डिफेंस अपना है कि जो कवर हम देते हैं ना वो आपको देखना है कि जितना रिक्वायर्ड हो उतना ही रहना चाहिए। आपको सबसे पहले चीज़ देखना है कि कवर आपको पास प्रॉपरली है आपकी स्टील के लिए। तो क्या होता है, कवर ही अपना एक पहला चांस रहता है कि पानी जो इंग्रेस होता है अंदर कंक्रीट के अंदर, वही जो कवर होता है उसको रोकता है। उसके बाद आप दोस्तों अगर एडमिक्सचर यूज़ कर रहे हो एज एन एक्सेलरेटर, उसमें क्लोराइड कैल्शियम क्लोराइड होता है, तो आपको देखना है कि जितना हो सके आप उसको रिड्यूस करो। और उसके बाद में आप देख सकते हो कि आपको जो पानी वगैरह आप यूज़ कर रहे हो कंक्रीट के अंदर उसके अंदर क्लोराइड कंटेंट कितना है वो देख सकते हो। उसके बाद में आप क्या कर सकते हो, जब भी आपका एक बार स्लैब हो जाता है ना तो स्टार्टर कास्ट कर दो। क्या होता है, जब स्लैब पे हम लोग पानी मारते हैं ना तो जो स्टील कॉलम का बाहर निकला रहता है वो पानी के कांटेक्ट में आ जाता है। तो वहाँ पर अगर आप स्टार्टर इमीडिएटली कर दोगे तो जितना हो सके कांटेक्ट पानी के साथ में स्टील का कम हो जाएगा। तो ये कुछ चीज़ थी दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता था। तो रस्टेड स्टील रहेगा थोड़ा बहुत, इट इज़ अलावेबल। अगर आप IS कोड में भी देखेंगे तो मैं क्लॉज यहाँ पे लगा दूंगा, उसमें साफ साफ दिया हुआ है अ लिटिल बिट ऑफ रस्टिंग इज़ अलावेबल। और अगर मैं बात करूँ कि जो इंडियन कंस्ट्रक्शन सीन है वहाँ पर हम लोग फिर भी इस तरह का क्यों यूज़ कर रहे हैं स्टील, तो इसमें क्या होता है दोस्तों, जो हम कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स होते हैं ना वहाँ पर यूज़ करते हैं एंटी रस्ट वाला स्टील। उसमें क्या होता है, इपॉक्सी कोटिंग होती है। आप देखे आपने ग्रीन कलर के स्टील ब्रिज वगैरह के अंदर उसमें जो कोटिंग होती है वो रस्ट को रोकती है। क्यों वहाँ पे करना होता है हमें यूज़ उसको, क्योंकि इंफ्रा प्रोजेक्ट्स जो होते हैं साइज़ में बहुत ही ज़्यादा बड़े होते हैं और उनका जो डिज़ाइन पीरियड होता है बहुत ही ज़्यादा होता है। तो हम ये नहीं चाहते कि कंटिन्यूसली उसके अंदर रिपेयर निकले, क्योंकि रिपेयर भी निकलेगा तो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा।
तो यहाँ पर हम पहले ही प्रिकॉशन ले लेते हैं कि ड्यूरेबिलिटी जितनी हो सके कंक्रीट की बढ़ जाए और साथ ही साथ जो डिज़ाइन लाइफ है हमारी वो अचीव हो जाए। तो वहाँ पर क्या होता है कि इपॉक्सी स्टील जो होता है ना वो ज़्यादा महंगा होता है, नॉर्मल स्टील से लगभग दुगना होता है उसका, तो कॉस्ट ज़्यादा रहेगा इसका। प्लस बाद में हैंडलिंग वगैरह में भी थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ता है, जैसे कि उसको अनलोडिंग वगैरह करना है, बाद में कटिंग बेंडिंग होती है उसकी, तो वहाँ पर भी आपको देखना होता है कि बराबर से हो रहा है क्या नहीं काम, क्योंकि वहाँ पे अगर कोटिंग उसकी निकल जाती है तो कुछ मतलब नहीं रहता, वहाँ पे उतना जंग लग जाती है उतने एरिया में फिर। तो वहाँ पर क्या होता है कि आपको स्किल्ड लेबर्स लगाने पड़ेंगे, वहाँ पर भी एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करना पड़ता है। तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर को अपना स्किल्ड लेबर यहाँ पर लगाना पड़ेगा, तो इन टर्न वो ज़्यादा क्लेम करेगा पेमेंट। तो यहाँ पर जो क्लाइंट रहेगा उसको भी एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, और इन टर्न जो एंड यूज़र रहेगा उससे ज़्यादा पैसा लिया जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि अगर मैं नॉर्मल रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स की बात करूँ, अगर वहाँ पर हम इपॉक्सी स्टील यूज़ करेंगे ना तो कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा पूरे बिल्डिंग का स्ट्रक्चर का। तो वहाँ पर एंड यूज़र को एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। और जनरली क्या हो जाता है कि रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स होती है ना, उसकी डिज़ाइन लाइफ हम डिज़ाइन करते 60 to 80 ईयर्स के लिए, लेकिन उसकी जो ड्यूरेबिलिटी है ना, जो काम जिस तरह से आजकल हो रहा है वो हिसाब से 30 to 40 ईयर्स मैक्स एक बिल्डिंग प्रॉपरली चल पाती है। तो उतने साल में तो कोई रहता भी नहीं एक बिल्डिंग के अंदर, मतलब 30-40 साल अगर बिल्डिंग चल गई मतलब तो बहुत ही अच्छी बात है। तो अगर छोटी मोटी बिल्डिंग है 10 फ्लोर की 20 फ्लोर की तो इट इज़ एक्सेप्टेबल, वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन जहाँ पर आपका बहुत ही ज़्यादा बड़ा प्रोजेक्ट है, जहाँ पे ऐसा है कि मतलब आप उसको रिपेयर वहाँ पे मुश्किल होंगे करने के लिए, तो वहाँ पर आप थोड़ा प्रोटेक्शन दे सकते हो स्टील को, एंड वहाँ पे थोड़ा कॉस्ट एक्स्ट्रा हम लोग स्पेंड कर सकते हैं इस चीज़ के ऊपर, और थोड़ा सा क्वालिटी कंट्रोल हम बढ़ा सकते हैं, ताकि जितना हो सके हम स्टील करोड़ कम होना चाहिए फ्यूचर में, और रस्टिंग कम से कम होना चाहिए। तो दोस्तों ये कुछ बताना था आपको। अगर रस्टिंग थोड़ा बहुत है तो आप उसे निकाल दो, एंड बस इतना इंश्योर करो कि करोडेड स्टील आपके प्रोजेक्ट में ना यूज़ हो। टेस्ट करो स्टील को यूज़ करने से पहले। फिर भी कुछ डाउट होगा दोस्तों आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। एंड फिलहाल इस वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही, फिर से मुलाकात होगी अगले वीडियो में।